थोड़ा तो दिमाग कहता है मैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नहीं रहने दूंगा, या तो ये देश छोड़ दे या धर्म सनातन धर्म को अपना ले। वोट नहीं चाहिए, पर ये तो संविधान के खिलाफ है ना। जो सनातन की बात करेगा भाई अभी इस राज्य और इस देश पे राज करेगा। कम 150 पिस्तलें मेरे सर के ऊपर लगी हुई थी, हम लोगों ने इनको पकड़ा है, पकड़ के अब इनको भगा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव आता है, लेकिन इसमें थोड़ी गलती हमारी है। यहाँ के लोगों मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसके लिए करा किया, चाहे यमुना साफ हुई, दिल्ली की सड़कें साफ हुई, दिल्ली में सीवर अच्छे हुए। जिस आदमी की करनी और कथनी और बोलनी में फर्क है, कैसी क्रांति लाएगा शिक्षक के अंदर। मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। नमस्ते, द ओपन पोडियम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज द ओपन पोडियम के कार पॉडकास्ट में हमारे साथ मेहमान हैं दिल्ली के असली बेटे श्री विजय शेखर गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है विजय शेखर गुप्ता जी आपका द ओपन पोडियम के कार पॉडकास्ट में। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज हम दिल्ली के आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, दिल्ली की स्थिति पर चर्चा करेंगे, और कार पॉडकास्ट करने का फायदा यह है कि हम दिल्ली घूमेंगे भी साथ में कि आखिर दिल्ली की स्थिति क्या है, और साथ साथ बातचीत भी करते चलेंगे। सर, क्या चल रहा है फिर दिल्ली में? दिल्ली में अब 27 वर्षों के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पिछले 1.5 वर्षों के अंदर जो मैंने और मेरी टीम ने दिल्ली में जमीनी स्तर पर कार्य किया है, वो आज उसका रिजल्ट दिखाई देने लगा है। अभी जितने भी सर्वे आए हैं, सभी सर्वों के अंदर 46 सीटें दिखाई जा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी 50 सीटों पर है, और आने वाले 15 दिन के अंदर जो कार्य, जिस अंदाज में कार्य हम कर रहे हैं, हम 60 से 65 सीटों तक जाएंगे। तो केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी है वो उनके लोगों के वोट कटवा रही है। आप लोग वोट कटवा रहे हैं लोगों के दिल्ली के? भाई केजरीवाल जी तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो ये भी कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। तो उनकी बात और घोड़े की लात एक बराबर है। देखिए, अगर किसी बांग्लादेशी या रोहिंग्या के अगर वोट हटाए जा रहे हैं तो वो जेन्युइन चीज है, वो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है। जो हमारे देश का नागरिक नहीं है वो वोट देगा कैसे? वो कल एक मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि ये जिन्हें बांग्लादेशी आप लोग कह रहे हैं, ये भारत में घुसे कैसे? उनका सवाल ये है कि ये तो बीजेपी ने ही एंट्री कराई है, वो तो ये कह रहे हैं सीधे। ये देखिए, कोई आज तो घुसे नहीं है ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या। ये जब कांग्रेस शासित केंद्र सरकार थी, उस जमाने के ये लोग आए हुए हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियां या सपा जैसी पार्टियों ने ही इनको पनाह दी है। आज इनके आधार कार्ड बनवा दिए गए हैं, इनके वोटर कार्ड बनवा दिए गए हैं, इनके राशन कार्ड बनवा दिए गए हैं। कैसे? जब हम लोगों ने इनको पकड़ा है, पकड़ के अब इनको भगा रहे हैं। आप का मैं जब ट्विटर देख रहा था, वहां लिखा हुआ है विजय शेखर गुप्ता दिल्ली का असली बेटा जी। ये दिल्ली के असली बेटे वाला क्या लॉजिक है? मतलब अगर असली बेटे आप हैं तो फिर नकली कौन है? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। जो व्यक्ति दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, दिल्ली में पला बड़ा नहीं, वो दिल्ली का बेटा कैसे हो जाएगा? और जिसको जो जब उस राज्य में पैदा नहीं हुआ तो उसको उस राज्य का दर्द कहां से मालूम पड़ेगा? उस राज्य के सुख दुख कैसे मालूम पड़ेगी? विजय शेखर गुप्ता दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पला बड़ा, तो मुझे अपने राज्य का दर्द सुख दुख मालूम है, इसलिए मैं दिल्ली का असली बेटा हूँ। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली के लोग, जब केंद्र का चुनाव होता है तो दिल्ली के लोग तब भाजपा चुनते हैं, जब दिल्ली विधानसभा राज्य का चुनाव होता है तो केजरीवाल चुनते हैं? आखिर कौन सा संदेश या कौन सी बातें आम जनता तक पहुंचाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही कि जो विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती? देखिए, जब देश का चुनाव होता है तो देश के चुनाव में मोदी जी का चेहरा सामने लोगों के होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार ने बहुत कार्य किए हैं, तरह तरह की योजनाएं लोगों तक पहुंचाई हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है, देखिए इसमें थोड़ी गलती हमारी है, कमजोरी हमारी है।
जो हमारा दिल्ली प्रदेश भाजपा है, शायद उन लोगों ने उतनी मेहनत नहीं करी, उतना कार्य नहीं किया, जनता की आवाज को सुना नहीं, जनता की आवाज को समझा नहीं। यही कारण है कहना मैं कि हम दिल्ली में बार बार पिछड़ जाते हैं। दिल्ली में तो आप कहीं ना कहीं संगठन में थोड़ी सी आप कमी मान के चल रहे हैं कि संगठन में कहीं ना कहीं देखिए कमी हमारे अंदर है, तभी हम पिछड़े हुए हैं ना। देखिए केंद्र की जो टीम है हमारी, वो कार्य कर रही है, तो जनता उनको सराह रही है। अगर हमने दिल्ली प्रदेश में हमारी दिल्ली की टीम ने काम नहीं किया तो जनता हमारे को नकार रही है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो जनता के लिए बहुत काम करे हैं, स्कूल बनाए हैं, सब बनाए हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि दिल्ली में क्या क्या नहीं हुआ है? केजरीवाल साहब के दावे तो बहुत हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा। देखिए जी, केजरीवाल साहब कहते हैं जी हम पानी दिल्ली वालों को फ्री पानी दे रहे हैं, पानी आता ही नहीं, और जब आता है तो या तो पीला पानी आता है या काला पानी आता है। कि मैं दिल्ली में पिछले 1.5 वर्षों से ग्राउंड रूट पर काम कर रहा हूं, और मैंने अभी जून जुलाई में जब दिल्ली में पानी का संकट था, 3,500-4,000 टैंकर दिल्ली के लोगों के तक पानी पहुंचाए है मैंने डेली। फिर कहते हैं जी बिजली फ्री, कहां बिजली फ्री है? उन्होंने 9 साल का हिसाब 46% टैक्स लगाकर एक बार में बराबर कर दिया। पानी के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर कहते हैं जी हमने शिक्षा मॉडल। भाई साहब कौन सा स्कूल एक नया बनाया? सब स्कूलों में उन्होंने जो मुगलों ने किया ना, कि सनातन के मंदिरों पर आए, अपना नाम लिख दिया जी, ताजमहल, कुतुब मीनार, वही काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। सब लिपा पोती की है और कुछ नहीं किया। बात कहते हैं फिर कहना है उसकी कहना है स्वास्थ्य की। कम से कम दिल्ली के 20 अस्पतालों में मैंने छापे मारे हैं, वहां टेस्ट के लिए मशीनें नहीं होती, दवाइयां उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, अच्छा स्टाफ अवेलेबल नहीं है। तो कहाँ स्वास्थ्य मॉडल भी है, कहाँ शिक्षा मॉडल है? आप कुतुब मीनार और ये सब चीजों से ध्यान आया भी, कुछ दिन पहले आपने नेहरू पार्क को महर्षि वाल्मीकि पार्क कहा, और वहां उस नोटिस बोर्ड पर भी आपने कुछ चिपकाया। तो मतलब अभी अगर आप देखें तो अभी भी बहुत सारी रोड और बहुत सारी चीजें उनके नाम पर हैं, तो क्या सब बदल देंगे? देखिए मेरा कहना इतना ही है कि अब भारत के अंदर और खासकर मेरे गृह राज्य दिल्ली के अंदर ना मुगलों का, ना गोरों का, ना कांग्रेस का, ना वामपंथी का कोई भी निशानी नहीं रहेगी। जिन्होंने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है, हमारे सनातन के साथ छेड़छाड़ की है, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो कैसे चीजें कैसे बदल जाएंगी? मान लीजिए कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार है, उसका नाम थोड़ी ना बदला जा सकता है। भाई कुतुब मीनार तो कोई कुतुब मीनार नहीं है, उसका कुछ और नाम है, सनातनी नाम है। जब विष्णु जैन जी इस पर काफी कार्य कर रहे हैं। बाकी रही बात दिल्ली के रोडों की, पार्कों की, स्टेडियमों की, अस्पतालों की, ये नाम तो मैं बदल के रहूंगा, चाहे प्यार से करूं, चाहे लड़ झगड़ के करूंगा जरूर। हमने अगर हम दिल्ली की बात करें, और अभी जिस तरह से पॉल्यूशन पीक पर रहा पिछले कुछ दिनों में, ग्राफ फूल लगाना पड़ा जी, तो क्यों सरकारें काम नहीं कर पाती? आप दोष देते हैं आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी दोष देती है बीजेपी को कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उस पर कोई काम नहीं कर पा रहा? किसका फेल्योर है? देखिए सरकार जिसकी होगी फेलियर तो उसका ही होगा। और वो तो कह रहे हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी है। मुझे बता, अगर राज्य में सरकार आम आदमी पार्टी की है, जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी की है, केंद्र की जिम्मेदारी तो नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते थे कि जी पंजाब में पराली जलने के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, अब तो पंजाब में उनकी सरकार है, तो अब पराली क्यों जल रही है? मतलब दोष उन्होंने घुमा फिराकर भारतीय जनता पार्टी पे ही मरना है। देखिए जब तक कोई भी राजनेता हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या किसी और पार्टी का हो, जब तक एक राजनेता की नियत कार्य करने की नहीं होगी, कार्य होगा नहीं। मुझे बताइए ना, मैं 1.5 साल से जमीन पे काम कर रहा हूं, मेरी सरकार तो नहीं थी, मैं तो पावर में नहीं हूं, लेकिन जनता के सारे काम हो रहे हैं क्योंकि मेरे काम करने की नियत थी, नियत है,
तो काम हो रहे हैं। जनता को पानी भी मैं पहुंचा रहा हूँ, जनता तक ना मैं साफ सफाई भी करवा रहा हूँ, सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने सब करा रखा है। भाई साहब, आज हम दिल्ली में घूम रहे हैं, अब अभी आपको रास्ते में दिखाई दे जाएगा कितने कार्य करवा रखे हैं उन्होंने। और अभी चलते हैं क्या नाम है किसी एक हॉस्पिटल में, तो उनका स्वास्थ्य मॉडल भी दिखाई दे जाएगा। अभी चलते हैं किसी स्कूल के अंदर, उनका शिक्षा मॉडल दिखाई दे जाएगा। अभी संगम विहार जैसी जगह पर, या अम्बेडकर नगर जैसी जगह पर, या क्या नाम है कोंडली जैसी जगह पर, या त्रिलोकपुरी जैसी जगह पर चलते हैं। अभी सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल साहब कह रहे हैं इस बार तो 65+ जनता मान चुकी है कि आम आदमी पार्टी की 65+ सीटें आ रही हैं। ये उल्टा होगा, 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 3 सीटें कांग्रेस की और 2 सीटें आम आदमी पार्टी की। ये मेरी कैलकुलेशन है कि जितना काम मैंने जमीन पे किया है, जनता ने जितना प्यार दिया है। हाँ, आज से 1.5 साल पहले तक भाजपा को दिल्ली का क्लस्टर पसंद नहीं करता था, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों में जो मैंने और मेरी टीम ने कार्य किया है, एक एक विधानसभा में जाकर लोगों के दर्द को सुना, लोगों के दर्द को समझा और उनके कार्य करके दिए हैं। तो आज जनता हमें प्यार दे रही है और जनता का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो संगठन में ही सेवा? मैं भाजपा का सिपाही हूँ, मेरा काम है भाजपा की सरकार बनाना और फिर एक नए राज्य में चले जाना। शीश महल को लेकर आरोप लगे कि एक आम आदमी जो है वो शीश महल जैसी जगह में रह रहा है, इतने महंगे टॉयलेट, इतने महंगे कॉमोड यूज कर रहा है। इस पर वो कहते हैं कि ये तो सरकारी भवन है, इसमें मेरा ही क्या है, और ये तो सिर्फ बढ़ा चढ़ा की बातें कही गई हैं। भाई, अगर सरकारी भवन है तो भाई साहब आप उसमें करोड़ों रुपए के पर्दे क्यों लगा रहे हैं, लाखों रुपए के कपबोर्ड क्यों लगा रहे हैं? नहीं लगाना चाहिए ना। फिर जो सरकार की तरफ से मिलती है सुविधा, उस सुविधा का इस्तेमाल करें। पहले तो केजरीवाल यही बोलते थे ना कि मुझे सरकारी बंगला नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, अब सब कुछ चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो भी चाहिए अब। अगर हम देखें, अभी मैं आपका जब एक ट्विटर का पोस्ट देख रहा था, उसमें आप शराब ठेके बंद कराते नजर आए। शराब ठेके आप बंद कराते नजर आए। अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप है, शराब को बढ़ावा देने का आरोप है। तो क्या भविष्य में आपका प्रयास रहेगा कि शराब बंद हो जाए दिल्ली में? देखिए, अगर हमारी सरकार आती है तो दिल्ली में 100% नशाबंदी, शराबबंदी होके रहेगी दिल्ली में। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दिल्ली राज्य का की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जाए। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बात की विधानसभा के अंदर, एक आम आदमी पार्टी के विधायक के संरक्षण में सट्टा बाजार और दारू बाजार चल रहा था, करीब 4 एकड़ के पार्क में। मुझे 20 मिनट लगे बंद करवाने में। मैंने डीसीपी रवि भाई को फोन किया, मैंने डीसीपी साहब ऐसे बात है। डीसीपी साहब ने मुझे पूरी फोर्स दी, पूरी फोर्स के साथ हमने 20 मिनट के अंदर पूरा बाजार समेट दिया। और उस वक्त मेरे ऊपर कम से कम 150 पिस्तलें मेरे सर के ऊपर लगी हुई थी। पर शराबबंदी की आप बात कह रहे हैं, शराबबंदी समाधान तो है नहीं। देखिए, शराबबंदी से एक बड़ा नुकसान भी होता है, राजस्व का बड़ा नुकसान होता है। और बीजेपी को अगर हम देखें तो गुजरात के अलावा बीजेपी भी कहीं शराबबंदी लागू नहीं कर पाई है अभी तक। दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में शराबबंदी का फैसला सही रहेगा? देखिए, जो आज गली गली में ठेके खुले हुए हैं ना, मैं उसके खिलाफ। शराब 5 स्टार होटल में मिले, रेस्टोरेंट में मिले, बार में मिले, मुझे कोई एतराज नहीं है। देखिए, क्योंकि जब व्यक्ति शराब पीने के लिए रेस्टोरेंट में जाएगा, बार में जाएगा, पब में जाएगा, महंगी होगी तो युवा पीढ़ी की रेंज से उड़ता बाहर हो जाएगी। और आज के गली गली में शराब के ठेके खुल गए हैं, रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोल दिए अरविंद केजरीवाल ने। तो इससे क्या युवा पीढ़ी बर्बाद नहीं हो रही है? लेकिन सही बताऊं, अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं तो मैं उस रेवेन्यू की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहिए जिससे मेरे राज्य की या मेरे देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो।
ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहिए। रेवेन्यू कमाने के लिए और 10 रास्ते हैं। लेकिन आप ये भी मानिए कि जहां जहां शराबबंदी के उदाहरण हैं वहां पर राजस्व का नुकसान तो है ही, उसके अलावा जो कालाबाजारी होती है वो कितनी बढ़ती है, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। आप बिहार देख लीजिए, बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है जी। लेकिन उसके बाद भी खबरें आती रहती हैं कि आज वहां जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, इतने लोग बीमार हो गए। तो जो चीज जिस पर बैन लगता है उसकी कालाबाजारी बढ़ जाती है, फिर उसे कंट्रोल करने के लिए भी तो चाहिए सिस्टम। सर मैंने कहा ना, देखो जैसे बिहार और गुजरात में टोटल शराबबंदी है। मैं ठेकों के खिलाफ हूं, जो अवैध रूप से शराब बिक रही है उसके खिलाफ हूं। मैंने कहा ना, अगर मेरी सरकार के अंदर भाजपा की जो दिल्ली सरकार बनेगी उसके अंदर रेस्टोरेंट, पब और क्लब में शराब बिकेगी। मैंने कह रहा हूं, मैं युवा पीढ़ी की रेंज से शराब को इतना दूर करना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी उस तरफ ना जाए। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में देखा गया कि हरियाणा में कांग्रेस बहुत दावेदारी से कह रही थी कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा कर देंगे, और सरकार बन रही है, हरियाणा हारे, फिर महाराष्ट्र हार गए। दिल्ली में क्या स्थिति रहने वाली है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की हालत दिल्ली में तो जीरो है आज की तारीख में। आपने बोला हरियाणा, महाराष्ट्र, कांग्रेस एक दलित विरोधी और खासकर सनातन विरोधी पार्टी है, और जब जब ये सनातन का विरोध करेंगे ये मुंह खा के जाएंगे। अभी वही हाल इन्होंने दिल्ली में करके रखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड का साथ देते हैं अरविंद केजरीवाल का। हर जगह वक्फ बोर्ड, हर राज्य में वक्फ बोर्ड के साथ चलते हैं। रोहिंग्याओं का साथ देते हैं, बांग्लादेशियों का साथ देते हैं, मुसलमानों का साथ देते हैं। भाई कब तक ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? और आज भारत की जनता समझ चुकी है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। जो सनातन की बात करेगा वही अभी इस राज्य और इस देश पे राज करेगा। बाकी का क्या होगा जी? सनातन से अलग वाले जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं। भाई सब मुसलमान कौन से 1947 में पाकिस्तान दे चुके हैं, ये देश उनका नहीं है। जो बातें करते हैं ना कि इस मिट्टी में क्या नाम है, हमने भी क्या नाम है कुर्बानी दी है, ये कितने बाप का देश नहीं है, ये कभी ने कहा था। तो भैया ये हमारे बाप का ही देश है। तुम्हारे बाप दादाओं को अपने पाकिस्तान दे दिया है। आप लोग पाकिस्तान जाएं, हमें आपके वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस को वोट चाहिए, समाजवादी को वोट चाहिए, अरविंद केजरीवाल को वोट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। पर ये तो संविधान के खिलाफ है ना। संविधान ने तो उन्हें हक दिए हैं, और उस वक्त जो हुआ बंटवारे के समय, उसके बाद वो लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं इतने समय से। तो अगर अब उनसे कहा जाए कि हमने पहले देश दे दिया और अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो वो कहीं भी संविधान अलाउ नहीं करता। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेगा। देखो जी, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इत्तेफाक रखता है या नहीं रखता, लेकिन मैं रखता हूं। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उन्होंने ही अपनी किताब में लिखा था कि भारत में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुसलमान भारत के लिए दुश्मन है, भारत की तरक्की के लिए एक रुकावट है। भाई साहब, जब आपने आजादी के बाद 47 में देश मांगा, आपको देश दे दिया गया, और यही तो कांग्रेस ने किया है, यही तो नेहरू ने किया है। जो बाबा साहब को आप कोट कर रहे हैं, ये मतलब आप फैक्चुअली कोट कर रहे हैं या ये बातें सही हैं? ये बिल्कुल जो बातें मैं कह रहा हूँ ये बातें सही है। बाबा साहब की किताब है, मैं किताब के आपके पन्ने आपको कहने में पन्ने दूंगा, पन्नों के नंबर आपको दूंगा, आप जाके फैक्ट चेक कीजिए। ठीक है, लेकिन अब वो चीजें संभव नहीं है ना। आप कितना समय हो चुका है उन लोगों को, और अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो सारे एक से नहीं होते। सर मैं अभी आपने बांग्लादेश में देखा,
अगर ये बात हमारे संविधान पे लागू होती है तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के संविधान पे लागू नहीं होती है? जब उन्होंने देश बांटा, हिंदू वहां पर भी था, सिख वहां पर भी था, तो वहां से हमारे सिखों को काटा गया, हमारे जैन भाइयों को काटा गया, हमारे पारसी भाइयों को काटा गया, हमारे हिंदू को काटा गया। आज 0% पाकिस्तान में हो गया है। आज बांग्लादेश में रोज देखो, रोज हिंदुओं को काटा जा रहा है। तो भैया मेरी जो किताब कहती है, मेरा जो दिमाग कहता है, मैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नहीं रहने दूंगा जब तक ये 20-25 करोड़ जो बच्चे हुए हिंदुस्तान के अंदर, या तो ये देश छोड़ दे, या धर्म सनातन धर्म को अपना ले, या हम काट देंगे इनको। मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। ये देश सनातनियों का है और यह सिर्फ सनातनी रहेंगे। लेकिन जो आपकी बातें हैं, जो आप खुद कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो आपकी पार्टी है वो शायद आपसे ये इत्तेफाक ना रखती हो आपकी इन बातों से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वधर्म समभाव सारी बातें हो रही हैं, सबके साथ सबका विकास की बात हो रही है, सबके विश्वास की बात हो रही है, और आप इधर कह रहे हैं कि ये 20-25 करोड़ जो है ये भारत छोड़ दें। तो मुझे तो नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व आपका इस तरह से आपको सहमति देगा या आपकी बयानों का समर्थन करेगा। सर, मेरी पार्टी मेरा समर्थन नहीं करेगी, लेकिन मेरा धर्म तो मुझे ये बात कहता है ना। अगर मेरा हिंदू बांग्लादेश में काटा जा रहा है, मेरा हिंदू पाकिस्तान में काटा जा रहा है, तो इस देश में मुसलमानों को रहने का अधिकार कैसे हो सकता है? लेकिन भारत के मुसलमानों के हाथ में वो चीजें नहीं है। अगर हम उन चीजों को वहां कोट कर रहे हैं कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों के हाथ में जो चीजें हैं वो यहाँ के लोगों के मैं हाथ आपकी में बात नहीं है। काट रहा हूँ। क्या भारत के मुसलमानों के हाथ में फलस्तीन है कि जय फलस्तीन का नारा उनके अधिकार में है? खाता भारत का है, गुड़ गाते फलस्तीन का है। खाता भारत का है, गुड़ गाते पाकिस्तान का है। खाता भारत का है, गुड़ गाते बांग्लादेश का है। तो ये क्या उनके अधिकार में आता है क्या? तो आप कह रहे हैं कि अगर वो फलस्तीन के लिए कर सकते हैं तो फिर भारत के हिंदुओं के लिए भी करें। बिल्कुल करें। है तो अगर वो भारतीय, अब हमको अपने आप को भारतीय मुसलमान कहते हैं, ये भारतीय कहते हैं अपने आप को, तो उनका सपोर्ट किसके लिए होना चाहिए? उनका समर्थन किसके लिए होना चाहिए? भारतवासी के लिए होना चाहिए, या फलस्तीन के लिए होना चाहिए, या पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, या बांग्लादेश के लिए होना चाहिए? केजरीवाल साहब, तो फिर जो रोहिंग्याओं को लेकर केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं कि भाई ये बताओ ये आए कहां से, इन्हें लाया कौन? बॉर्डर पर तो हम नहीं है ना, हमारी सरकार के नेतृत्व वाली सुरक्षा बल वहां पर हैं। तो अगर ये आ रहे हैं, भारत की सीमा में घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर कुछ समस्या है। उस समस्या का समाधान क्यों नहीं है? ये जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या आए हैं, ये कांग्रेस शासित केंद्र सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार में नहीं आए हैं। तो योजना का लाभ तो वो बराबर ले रहे हैं ना। तो ऐसा कोई सिस्टम बने कि अगर वो अवैध रूप से घुसे हुए हैं तो उन्हें उन योजनाओं का लाभ ना मिले, केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं। देखिए, होता क्या है, भारत के अंदर जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोग बहुत बैठे हुए हैं। जब भी हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो ये इनके मुंह बन जाते हैं, ये आके विरोध करना चालू कर देते हैं। अरे भाई, आप लोगों ने इनके आधार कार्ड बनवा दिए, आप लोगों ने इनके राशन कार्ड बनवा दिए, आप लोगों ने इनके वोटर कार्ड बनवा दिए। भाई साहब, मैं वादा करता हूं, दिल्ली राज्य के अंदर एक रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी नहीं रहने दूंगा। मैंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिल्ली पुलिस को दिया है और दिल्ली सरकार को दिया है, या तो इनको हटा दो, ये तो दिल्ली में जितना रोहिंग्या और बांग्लादेशी है कब साफ होगा किसी को समझ में भी नहीं आएगा, और मैं साफ करके रहूंगा। क्योंकि जब से बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जगह जगह चोरियां हो रही हैं, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह के नाम डाके पड़ रहे हैं। देखो आज पार्कों में जाकर हाल देखो, सर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। अगर क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम से याद आया, अरविंद केजरीवाल ने अभी अमित शाह जी पर निशाना साधा कि
क्राइम बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो पोपट भाई हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। उनके अपने जो राज्य या पंजाब में उनकी पुलिस उनकी अपनी है, वहाँ क्राइम रेट कम है क्या? वहाँ खालिस्तानी सर उठा के घूम रहे हैं। दिल्ली में हम जो दिल्ली पुलिस है क्राइम रेट कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब जब हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पुलिस जाती हटाने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग उनको बचाने पहुंच जाते हैं। दिल्ली में अगर हम देखें तो सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। जब जिस क्षेत्र में अभी हम घूम रहे हैं, इस क्षेत्र के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली के दूसरे इलाकों की व्यवस्थाएं और साफ सफाई व्यवस्था देखें तो वो एक अलग ही दिल्ली नजर आती है। क्योंकि अभी हम जिस साइड में है दिल्ली के, ये काफी पॉश एरिया है, सड़कें साफ हैं, अच्छी सड़कें सब है, लेकिन एक वो तस्वीरें भी देखी जाती हैं जहां पर गंदगी के अंबार हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। उसे लेकर आपने भी कई मुहिम चलाई, लेकिन क्या उन मुहिम के परिणाम निकले और आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, ये जो जिस क्षेत्र में अभी हम घूम रहे हैं एनडीएमसी का एरिया है, और एनडीएमसी का एरिया भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आता है। तो ये आप देख रहे हैं कि साफ सफाई दिख रही है। बाकी दिल्ली जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और एमसीडी के अंतर्गत आती है। मैंने अभी दिल्ली के अंदर 70 दिन 70 विधानसभा का प्रवास किया। मैं एक विधानसभा में 24 घंटे रुका और मैंने एक एक गली मोहल्ला घूमा, लोगों से मिला। तो दिल्ली का हाल इतना बुरा है कि जैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। भाई साहब, लंदन पेरिस तो बनाना बहुत दूर की बात है। दिल्ली को उन्होंने दिल्ली भी नहीं रहने दिया। गली जगह जगह पर पानी भरे हुए हैं, जगह जगह पर नालियां बह रही हैं, जगह जगह पर सीवर बह रहे हैं, जगह जगह पर गड्ढे रखे हैं। ये लंदन पेरिस है। इनका कोई निगम पार्षद, कोई विधायक काम करके राजी नहीं है। जो काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को और उनके विधायकों को और उनके निगम पार्षदों को करना चाहिए था, वो काम जाकर दिल्ली की एक एक विधानसभा के अंदर मैं और मेरी टीम ने किया है। तो भाई साहब, किस बात का लंदन पेरिस बना रहे हैं? किस बात के आप मुख्यमंत्री है कि कैसे आप सरकार चला रहे हैं? इससे बेहतर है आपको इस्तीफा, जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे आपको तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप तो कुर्सी पे ऐसे बैठ गए हैं जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ है। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको सारे अधिकार छीने हैं तब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये तो सिर्फ कुर्सी का लालची आदमी है। ये इसको दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है। बताओ ना, जितना पैसा इनको दिल्ली राज्य को संवारने के लिए मिला, इन्होंने सारा पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्च कर दिया। जनता का विकास के लिए करा क्या? क्या यमुना साफ हुई? क्या दिल्ली की सड़कें साफ हुई? क्या दिल्ली में सीवर अच्छे हुए? क्या दिल्ली की नालियां ठीक हुई? क्या दिल्ली की गड्ढे खत्म हो गए? क्या दिल्ली में कहीं दिखता है आपको विकास? क्या अस्पताल अच्छे बने? क्या स्कूल अच्छे बने? सिर्फ एडवर्टाइजिंग, ओनली एडवर्टाइजिंग। सीएम पद से हट गए, आतिशी मार्लेना जो है वो पिछले कुछ समय से दिल्ली संभाल रही हैं। कुछ बदला या उसी ढर्रे पर दिल्ली चल रही है? सेम चोर चोर मुसेरे भाई। क्या फर्क पड़ता है कि वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे या आतिशी मार्लेना रहे या संजय सिंह आए या राघव चड्ढा आए? सब एक ही बात है। आज मुख्यमंत्री जरूर क्या नाम है आतिशी मार्लेना है, लेकिन चाबी तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही है। मुखिया तो वही है। जो कांग्रेस की सरकार में चाबी सोनिया गांधी के हाथ में थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। डमी, वही डमी आज दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री है, आतिशी मार्लेना। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में एक घटना घटी कि एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, कुछ बच्चों की मौत हो गई। कुछ बड़े बड़े गुरुजी हैं इस आईएएस संस्थाओं को चलाने वाले, बड़ी बड़ी रीलें बनती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उस मामले पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। उसमें जिम्मेदारी किसकी थी किसकी नहीं, इस पर किसी ने बात नहीं की। और
उस समय जिन गुरुजी को निशाना बनाया गया उनमें से एक अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब गुरुजी नहीं रहे, वो अब आम आदमी पार्टी के नेता हो गए अवध ओझा जी। जी। अवध ओझा जी ने पार्टी ज्वाइन की तो आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू किया कि अब एक नई क्रांति होगी शिक्षा के क्षेत्र में। और अवध ओझा भी कहते आए कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या लगता है कि अवध ओझा जैसे अध्यापक अब आम आदमी पार्टी का जो है दामन थाम रहे हैं, कुछ बदलेगा, कुछ फर्क पड़ेगा? सर, सबसे पहले तो मैं आता हूँ, जो हादसा हुआ, आम आदमी पार्टी ने सारे नियमों को ताक पर रखकर इन गैर कानूनी इंस्टीट्यूट्स को गैर कानूनी तरीके से बेसमेंट बनाने का परमिशन दिया, जो दिल्ली में अलाउड ही नहीं है। अब आज दिल्ली में आप कहीं पर भी जाओ, ऐसे जल भराव होते, लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे राज्य में जहां पानी का निकासी का कोई साधन ही नहीं है, आप ऐसी जगह पे परमिशन दोगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। अब राज्य सरकार, जो ओझा साहब अभी जब उस हादसे के समय पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के को कोस रहे थे, आज वो आ गए हैं आम आदमी पार्टी के में नेता बनकर। तो मुझे बताएं ना, जिस आदमी की करनी और कथनी और बोलनी में फर्क है, वो कैसी क्रांति लाएगा शिक्षा के अंदर? वो तो पहले भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं तो कांग्रेस से भी मांग रहा था। पार्टी आम आदमी ज्वाइन कर लिया। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़िया नेता थे, अब राहुल गांधी हैं, और पार्टी ज्वाइन कर ली केजरीवाल साहब की। सर देखो, हर व्यक्ति का एक अपना मत होता है। वो किसी को अच्छा बोल सकता है, किसी को बुरा बोल सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत के अंदर, तो उन्होंने अपने उस फ्रीडम ऑफ स्पीच की मत का अधिकार उपयोग किया है। अच्छा, अगर पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी के कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए, भाजपा छोड़ दिए। क्या वजह है, क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं? क्या उन लोगों ने ये मान लिया कि इस बार अगर चुनाव जीतना है तो आम आदमी पार्टी में ही आना बेहतर होगा, या फिर भाजपा ने ये संदेश दे दिया था कि भाई इस बार हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे? मैं आपको बताता हूँ, बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ। भाजपा अब किसी भी फोटो वाले, वीडियो वाले नेता को नहीं झेलेगी। भाजपा विकास की राजनीति करती है, और दिल्ली में, जो दिल्ली प्रदेश में जो पुराने नेता हैं, जो दो दो बार चुनाव हार गए हैं, दिल्ली में कार्य करते नहीं थे, सिर्फ फोटो लगाना, वीडियो लगाना, इससे ज्यादा उन्होंने सोचा नहीं। कभी जमीन पर जाकर जनता की सुनी नहीं, जनता को समझा नहीं, तो अब सरकार कैसे बना लेंगे? ये वो लोग हैं जो 27 वर्षों से नकारा लोग थे, जिन्होंने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। तो इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने जो प्लान किया है कि इस बार ऐसे क्या नाम है, उम्मीदवारों को लेके आएंगे जो जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं, जिनके भी, जो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के सुख दुख को समझते हैं, जनता की सुनते हैं और जनता के कार्य करते हैं। इस बार ऐसे नेताओं को भाजपा उम्मीदवार बनाने का प्लान लेके चल रही है। इसलिए जो फोटो वाले नेता हैं, उनको पता है कि अब उनका राजनीति कैरियर खत्म हो रहा है, तो इसलिए वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है। आप कह रहे ग्राउंड वाले नेता आ रहे हैं। आप पिछले 1.5 साल 2 साल से, जब लंबे वक्त से अपनी टीम के साथ ग्राउंड पर लगे हैं, और आप एक तरफ चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हैं, फिर जो जनता के बीच जाकर आप भरोसा देकर आ रहे हैं, उस भरोसे को पूरा करने की जिम्मेदारी किसी और पर होगी। देखिए, मेरी टीम में आज 350 लोग हैं, उन्हीं में से उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वो लोग जनता के बीच में 24/7 पिछले 1.5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, उजाला हो, अंधेरा हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ये टीम
24/7 जनता के कार्यों में लगी हुई है और कभी भी इस सीम से के मुंह से आप ना नाम का शब्द सुन नहीं सकते। आप अगर किसी जनता ने फोन कर दिया कि भाई साहब मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, इमीडिएट पानी का टैंकर पहुंचाया जाता है। भाई साहब मेरे घर के आगे पानी बह रहा है, इमीडिएट वहां की सफाई की जाती है। मेरे घर के आगे गटर बह रहा है, इमीडिएट तुरंत प्रभाव से वहां का गटर साफ होता है। तो भाई साहब जो 350 लोग दिल्ली में काम करें और उनमें से उम्मीदवार आएंगे तो उनको काम करने की आदत है, उनकी काम करने की नीयत है, तभी वो कार्य कर रहे हैं। और उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री आएगा, उन्हीं में से ही कोई विधायक होगा, उन्हीं में से ही क्या नाम है राज्यों को संभालने वाले मंत्री होंगे। आप खुद भविष्य में चुनाव लड़ेंगे कभी? देखिए जी, मेरा फिलहाल और तो चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, कभी हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो मैं विचार जरूर करूंगा। फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। चलिए, चलते चलते एक संदेश दिल्ली की जनता के नाम और एक संदेश अरविंद केजरीवाल के नाम। पहले दिल्ली की जनता के नाम आप क्या संदेश देखिए, देंगे? दिल्ली की जनता को मैं एक ही संदेश देता हूं, एक तो रेवड़ियों से दूर रहें। आप बिजली का भी बिल भरें, पानी का भी बिल भरें, मिनिमम मांगे, सस्ता मांगे, फ्री का ना मांगे। क्योंकि जब फ्री की जो चीज दी जाती है तो उसकी कीमत इंसान को ही चुकानी पड़ती है। कोई सरकार आपको फ्री में अपनी जेब से नहीं देती, कोई नेता अपनी जेब से नहीं देगा। आज दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है और बिजली विभाग घाटे में है क्योंकि फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में, और उसकी कीमत आपने चुकाई है। आज बिजली के बिल में 40% का टैक्स लगाकर अरविंद केजरीवाल ने आपकी जेबों को काटा है। जो बोलते थे पानी फ्री है, आज पानी के लोगों के किसी का 10,000 का बिल, किसी का 20,000 का बिल, किसी का 1 लाख का बिल, किसी का 2 लाख का बिल आया है। कहां से आया है? इसलिए मैं दिल्ली वालों से निवेदन करूंगा, सरकारों के फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में ना रहें, बिजली के बिल भरें, पानी के बिल भरें, डीटीसी बस के कहने में पैसे भरें, सरकार से विकास मांगे, सुविधा मांगे, जो आपका मूलभूत अधिकार है वो मांगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब समय देने के लिए। तो हमारे साथ विजय शेखर गुप्ता जी, भाजपा के नेता, जुड़े और उन्होंने कई विषय पर अपनी बेबाक राय रखी। कई बार उन्होंने कहा कि पार्टी से ज्यादा उनके लिए उनका धर्म है और उस धर्म के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों को संदेश भी दिया। तो इस पॉडकास्ट में जो भी विचार आपके सामने आए हैं, इन पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।